वक्फे जाने से पहले महरीन अनवर राजा साहिबा का ये कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल रहे हैं और उन्होंने अपनी सजा भुगत ली, अब मजीद ट्रायल उनका नहीं होना चाहिए। मजीद क्यों नहीं होना चाहिए? जो कोर्ट चली जाए, मसला हल या आप इस मुल्क में क्या यही चलता रहेगा ट्रायल? इस मुल्क में क्या विंडिक्शन चलती रहेगी? क्या इस मुल्क ने आगे नहीं बढ़ना? क्या आगे नहीं देखना? क्या हमारा शौक, हमारा मजा पॉलिटिशियंस को लड़ाने में है? क्या इस मुल्क को चलाने में नहीं है? क्या इस सोच में नहीं है कि 18वीं तरमीम की इम्प्लीमेंटेशन और हकूक बलोचिस्तान की इम्प्लीमेंटेशन करना ये चाहिए कि जिस तरह अभी कंसेंसस से 18वीं तरमीम आई है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। गुड गवर्नेंस, मैं सुने आपके कहने से पहले मैं कहती हूँ गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, जिसके लिए करे ना। सुन ले मेरी बात, सुने ना, वही तो कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हर मिनिस्ट्री की खुद चेक रखा है कि मैं इसको खुद चेक करूंगा। यही तमाम चीजें होती हैं और सबसे बड़ी गुड गवर्नेंस जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने की। गवर्नेंस के उन्होंने अपने सारे पावर्स दिए और पार्लियामान को स्ट्रांग बनाया कि नाउ यू डू इट। अब आगे उन्होंने ये कहा है कि अभी बहुत कुछ किया है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है और जो करना बाकी है वो मिलके होगा ना। लोड शेडिंग का एक मसला आया है, आजकल अफलास है, भूख है, महंगाई है, और ये कैसे खत्म होगी? क्या आपस में लड़ने से खत्म होगी? इस अफलास को, इस बिजली के जो जिन है इसका, इसको कैसे हैंडल करना है? कोई नहीं कह रहा कि आप पे मैं आपके पास आ जाती हूँ, है कि आप चली जाएं आप 248 पे ना, मैं आपसे देखिए आप 248 पे आना चाहते हैं, मैं उस पे आ जाती हूँ। जहां तक आपने इम्यूनिटी की बात की है तो मैं समझती हूँ कि इतनी बड़ी कंसेंसस की कमेटी बैठी थी और वो ये इस आर्टिकल को ले सकती थी। क्या वजह थी कि उसने नहीं ली? पूरी कमेटी, पूरे पार्लियामेंटेरियंस और मैं समझती हूँ सब समझते हैं कि इसमें जो आर्टिकल 248 की इम्यूनिटी है वो उनको हासिल है और वो उनके पास रहनी चाहिए। और ये मेजर कंसेंसस है और इसमें इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? मैं समझती हूँ इंटरप्रिटेशन भी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। और जो हो वसीम सियाद साहब, मुझे बताइए, जो मसलन ये 18वीं तरमीम के ऊपर जो संजीदगी आपने देखी आज ऐवान में, पार्लियामेंट में वो सारे लोग सोए हुए थे जिन्होंने बहस करनी थी इस पे। अगर ये पार्लियामेंट की ये सूरत हाल है कि मिनिस्टर सो रहे हैं वहां पे, तो ये कैसे इंप्लीमेंट होगी? कैसे इसको समझा जाएगा? कैसे आगे लेके जाएंगे इसको? मेरा ख्याल जी ये जो किसी का सो जाना पार्लियामेंट में, इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा कि कैसे होती है। इसको इस तनाज़ुर में देखें कि ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट बना है और ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है पाकिस्तान में, जहाँ 14 पार्टी बैठी हो, हर एक अपनी अपनी तरजीह होती है। किसी की 17th अमेंडमेंट थी, किसी की ऑटोनॉमी थी, कोई कह रहा था जी कि हमें फंडामेंटल राइट्स हैं, कोई कह रहा था जी। तो एक इकट्ठे हो जाना और कई दफ़ा अपने जो डिमांड्स को कम करके कंसेंसस की तरफ बढ़ना, ये एक बड़ी पेशरफ्त है। और ये एक चीज़ है जिससे मैंने देखा है कि एक पीडिया में, अवाम में इसको खुशाइंद कहा गया, अप्रिशिएट किया गया। तो अब ये एक जो चीज़ है, मैं ये भी समझता हूँ, यानी मेरा ख्याल में ये जो निज़ाम बना है इसमें आइंदा शायद मजबूरन कोalition गवर्नमेंट्स बनानी पड़े। जिक्र किया था ना मैंने CCI का। अब CCI में एक किस्म की कोऑपरेटिव डेमोक्रेसी है, यानी आपको मिल के काम करना होगा। जब मिल के काम करना होगा तो फिर ये हो नहीं सकता कि एक पार्टी अपनी हुकूमत बना के ये सोचे कि सारे मुझसे तावन करेंगे। तो हो सकता है हम एक नए एक सियासी एक दौर में दाखिल हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर साहब से आखिरी बात ही मैंने करनी है। डॉक्टर साहब, बड़ी सिंपल सी बात है कि कागजों में हर चीज़ खूबसूरत लगती है। आइन देख लें, कवानीन देख लें, इस बोल के बड़े बड़े प्रोजेक्ट देख लें, हम डैम्स बना देते हैं कागजों में। लेकिन मसला फिर वही है कि जब वो गवर्नेंस के लेवल पे पहुंचता है तो इंप्लीमेंट चीज़ें नहीं होती। आप ये समझते हैं कि इससे गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी आपकी तरमीम से? मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली ये होगा। मैं एक चीज़ अगर इजाज़त दें ये ज़रूर फ्लैग करूँगा कि देखें चौधरी साहब, डिमांड्स क्या थी? 4 सूबे, 4 सिर्फ जो हैं सब्जेक्ट्स वो मरकज़ के पास रहें, बाकी सब कुछ डिवॉल्व हो जाए। ठीक, पोर्ट्स सूबों को दे दी जाए, ये छोटी चीज़ नहीं है। नेचुरल गैस, ऑयल सूबों को दे दिया जाए। वर्चुअली कि फेडरेशन जो है वो अपने जो 9,000 अरब के कर्जे हो गए, 3,000 अरब से 9,000 पिछले 10 साल में, वो कहाँ से पे होंगे? तो मैं समझता हूँ कि आप देखें कि वही लोग जिनकी इतनी बड़ी विश लिस्ट थी, इतने बड़े सख्त प्रपोजल थे, वो उन्होंने इस पर साइन किए कि जी ठीक है हम यानी उसको। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसके अमल दरामद जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन लेटर एंड स्पिरिट। और उसमें तभी ये आप डिफ्यूज करेंगे जो बलोचिस्तान में आपको नजर आ रहा है, जो आपके दूसरे मसाइल हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि फिर खुदा न खास्ता मुल्क को ऐसा नुकसान हो सकता है जिसके हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। तो हमें इसको अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, ये एक प्रपोजल है
कि ये कमेटी ना सिर्फ इसको एक दफा पास हो जाए ये पूरा पैकेज, उसके बाद कोई हुकूमत इंप्लीमेंटेशन कमेटी बनाए जो इसको ओवरसी करे, चाहे इस कमेटी को करे या कोई छोटी कमेटी बना दे, जिसको मतलब हमने एनएफसी में एक चेंज की है कि अब इतने अग्रेसिवली उसमें अवार्ड हुआ ये जो दिसंबर 2009 में, कि अब सूबों को ये डर है कि क्या रिवर्स तो नहीं हो जाएगा, तो उसमें एक प्रोविजन रखी है कि पिछले अवार्ड से कम आप सूबों को नहीं देंगे मसलन। दूसरा, इस इंप्लीमेंटेशन पहली दफा आइन में नेशनल फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 160 में रख दिया गया है कि फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर दे विल हैव अ परमानेंट सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू इंप्लीमेंटेशन कमेटी। कमेटी और बननी चाहिए जो इंप्लीमेंट करवाए। तो इसको मैं समझता हूं कि बिल्कुल इसको मेक श्योर करे कि बस आगाज ये जो हुकूक बलोचिस्तान है उस पर चूंकि मीडिया में आ चुके तो बात कर सकता हूं कि वो बात करें कि बड़ा अच्छा पैकेज तो उसमें अमल दरामद नहीं हुआ। बलोचिस्तान वाले ऑलरेडी उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी कि क्योंकि रजा रवानी साहब ने इस्तीफा दे दिया, ही वाज दी कैप्टन बिहाइंड, तो इसलिए उस पर सुस्ती हो गई। मैं समझता हूं कि हम बड़े अच्छे मंसूबे बनाते हैं, बड़ी अच्छी प्लानिंग है, जैसे आपने शुरू में इंट्रो में कहा था, और उसके बाद होता ही है कि हम जब इंप्लीमेंटेशन आती है, कहते पाकिस्तान 3 प्रॉब्लम्स है, मुझे याद है, एक मैं नाम नहीं लेता, इंप्लीमेंटेशन नहीं, बात फिर वहीं पे आकर रुक जाती है कि इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सेनेटर इसहाक डार साहब, सेनेटर वसीम सज्जाद साहब और महरीन अनवर राजा साहिबा, मैं तीनों को शुक्रगुजार हूं।